मेरा नाम निखत है। मेरा ताल्लुक़ एक बहुत ही शरीफ़ और इज़्ज़तदार ख़ानदान से था। मेरा ख़ानदान बहुत ही बड़ा था। हम सब एक साथ ही रहते थे। कभी भी हमारे घरवालों में कोई तनाव या लड़ाई-झगड़ा नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पर सबके अपने-अपने हक़ और मर्यादाएँ पता थी। हमारे घर में तहज़ीब और अदब की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि हमारे घर में सब बहुत ही पढ़े-लिखे और बाअदब थे। हमारे घर में पढ़ाई को लेकर कोई मसला नहीं था, क्योंकि जो जहाँ तक पढ़ना चाहता था, वह पढ़ सकता था। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बशर्ते ये कि वो अपने दायरे में रहे, अपनी मर्यादा को ना भूले और अपनी इज़्ज़त की वह खुद हिफाज़त करे। हमारे घर में औरतों का एक ख़ास मुकाम था। उनके साथ कभी भी बेहुरमती नहीं की जाती थी। घर के मर्द अफ़राद हमेशा उनसे तमीज़ से बात किया करते थे, मोहब्बत से पेश आते थे और हमें भी बचपन से सही गलत का मतलब समझाया गया था, क्या गुनाह है और हमारी मर्यादाएँ क्या हैं, हमें कैसे बातें करनी है और छोटों का कैसे ध्यान रखना है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, सब कुछ सिखाया गया था। हमें दीनी तालीम बहुत ही अच्छे से दी गई थी। जब किसी को दीनी तालीम अच्छे से दी जाती है, तो उसकी ज़िंदगी बहुत ही सुकून और शांति से गुज़रती है। यही वजह थी कि आज तक हमारे घर में कोई परेशानी नहीं आई थी। हमारे अब्बू एक बहुत बड़े उलमा थे और हमारे चाचा 4 चाचा थे, वह भी अपनी अलग-अलग अच्छी पोस्ट पर थे और हमारे घर की जितनी भी औरतें थीं, जो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, वह हो सकती थी, बशर्ते वो पर्दा में रहे। इसीलिए हमारे 2 चाची हमारे मोहल्ले के स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी और मेरी अम्मी और एक चाची जो घर पर ही रहते थे। उनका घर सँभालना ही अच्छा लगता था, लेकिन अपने खाली वक़्त में सिलाई-बुनाई उनका जो दिल करता वह करते थे। हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हमारी 2 फूफियाँ थीं जिनकी शादियाँ हो चुकी थी, उनके बच्चे भी थे लेकिन वह बच्चे हमारे घर पर ही रहते थे। हमारे दादू-दादी अभी ज़िंदा थे, जिनका ख़्याल सब कोई दिल से रखते थे। उनसे कभी कोई बेरुखी से बात नहीं करता था। हम 2 बहनें और 4 भाई थे, वह भी अभी पढ़ाई कर रहे थे। मेरी बहन अभी कॉलेज में पढ़ रही थी, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में थी। मैं यूनिवर्सिटी जाती तो बुर्का पहन कर जाती थी, क्योंकि हमारे घरवाले हमें सख्ती से पर्दा करने के लिए कहते थे। जब मेरी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ख़त्म हुई तो घरवाले मेरे लिए रिश्ता देखने लगे। कितने रिश्ते आए लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि उनकी डिमांड होती थी और मेरे घरवाले कुछ देना नहीं चाहते थे। ऐसा नहीं था कि वह दे नहीं सकते थे, लेकिन वह किसी लालची के यहाँ अपनी बेटी को नहीं देना चाहते थे। फाइनली एक रिश्ता आया जिन्होंने बिल्कुल भी डिमांड नहीं की। उनका भी परिवार ठीक-ठाक ही था, 2 बेटे और 1 बेटी थी। उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी। सब देखकर ही मेरे घरवालों ने रिश्ता तय कर दिया। उन्होंने कोई डिमांड नहीं किया था, इसलिए मेरे घरवालों को ये रिश्ता बहुत पसंद आ गया और शादी तय हो गई। 6 महीने के बाद निकाह की डेट पड़ी। लड़की का नाम फरहान था। जब सब कुछ फिक्स हो गया तो लड़का मुझसे बात करना चाहता था, लेकिन मेरे घरवालों ने इससे साफ इनकार कर दिया। कहने लगे कि हमारी बच्ची शादी से पहले बात नहीं करेगी। निकाह के बाद जो भी करना होगा वह करना, लेकिन निकाह के पहले हम बात करने की इजाज़त नहीं दे सकते। कि निकाह से पहले लड़का-लड़की का बात करना गुनाह है और इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे घरवालों ने मना कर दिया। लेकिन एक दिन मेरी ननद ने फ़ोन पर मुझसे बात की और मुझसे कहा कि भाई आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी वह ज़िद करने लगी, कहने लगी सिर्फ़ बात ही तो करनी है, कौन-सा भाई आपको कुछ कहेंगे, बस एक बार बात कर लीजिए। एक बार बात करना चाहते हैं, इसीलिए मैं मान गई और मेरी ननद मेरी ही उम्र की थी, बहुत जल्द ही मुझसे घुल-मिल गई थी। रात को जब मैं कमरे में सोने के लिए लेटी तो मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। नंबर देखकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, क्योंकि मेरी ननद मुझे पहले ही बता चुकी थी कि रात को भाई का फ़ोन आएगा और बात कर लेना। मैं झिझकते हुए फ़ोन उठाई थी। अगली आवाज़ एक लड़के की थी। कहने लगा मैं फ़रहान बात कर रहा हूँ। फ़रहान का नाम सुनकर ही शर्म से मेरी नज़रें झुकी थी। रिश्ता ही कुछ ऐसा था। पहले तो उसने मेरा हाल-अहवाल पूछा। मैंने बस जी ठीक हूँ कहकर ही बात को ख़त्म और छोटा किया था, लेकिन फरहान ने फ़ौरन से मुझसे करीब होने की कोशिश करना शुरू कर दी थी। कहने लगा तुम्हारी तस्वीर देख रहा था, जो मोबाइल पर मेरी छोटी बहन ने खींची थी जब वो रिश्ते की बात करने आई थी। तो मेरी ननद फरहान ने ढेर सारी तस्वीरें अपने मोबाइल पर खींच कर ले गई थी। ये सुनकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए था। हमारे यहाँ तो लड़के-लड़की की दोस्ती को बहुत ही गलत समझा जाता था और हम अपनी इसी हद में रहते थे। कभी किसी लड़के से फ्रेंडली होने की कोशिश नहीं की थी और ना ही किसी को दोस्त बनाया था। यहाँ तक कि हम तो अपने लड़के कज़न्स के साथ भी ज़्यादा फ्रेंडली नहीं रहते थे। हमारे चाचा के बेटे या फिर मामा-बुआ के बेटे हमसे हद में ही रहकर ही बात किया करते थे। कभी अपनी हदों को क्रॉस करके आपस में दोस्ती करने की कोशिश नहीं की थी। और ये सच बात है कि रिश्तों में अगर पवित्रता बनी रहे तो रिश्ते बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। मैंने ऐसे ही माहौल में परवरिश पाई थी और बड़ी हुई थी, लेकिन फरहान उससे बिल्कुल उल्टा था। जो बातें उसने मुझसे की मेरे कान तक लाल हो गए थे। कहने लगा तुम्हारी एक तस्वीर को मैंने सीने से लगाया है। ये सुनकर तो मैं पूरी तरह से सक पका गई थी। भला ये भी कोई बताने वाली बात थी।
फिर कहने लगा, क्या समा होती जो तुम्हारे घरवाले मुझे अपने हाथों से मिठाई देने के लिए कहते। मिठाई देते वक्त मैं तुम्हें इतनी करीब से देखता और तुम्हारे नाजुक हाथों को चूम लेता। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर पसीना छलकने लगा था, हाथों में नमी उतरने लगी थी। ऐसी बातें तो मैं ख्यालों में भी नहीं सोची थी। मैंने कहा, बात सुनिए, मैं उसे कुछ कहना चाहती थी, वह मुझे इस टाइप की बातें ना करे। मेरे यूँ कहने पर कहने लगा, क्यों ना जान, तुम्हारी बातें सुनने के लिए ही तो तुम्हें कॉल की है। दिल कर रहा है मेरी जान बोलती रहे और मैं सुनता रहूं। और इसकी ये बात सुनकर मेरा दिल तो धड़क उठा कि जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएंगे। 2 मिनट के बाद पर उसने सारे शर्म के पर्दे हटाने शुरू कर दिए थे। मैंने हड़बड़ाकर जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। दिसंबर के सर्द मौसम में भी 2 मिनट में ही पसीने से भीग चुकी थी। दोबारा फ़ोन की घंटी ने मुझे बुरी तरह से चौंकाया था। इस बार मैंने फ़ोन नहीं उठाया, बल्कि एक व्हाट्सएप मैसेज किया कि मुझे नींद आ रही है, मैं आपसे फिर कभी बात कर लूँगी। अभी मैसेज किए हुए कुछ ही मिनट हुआ था कि फ़ौरन रिप्लाई आया था कि मेरी नींद उड़ाकर तुम कैसे सो सकती हो, आज तो रात भर मैं तुम्हें सोने नहीं दूँगा। उसकी बात ऐसी थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी तक मेरे घरवाले इस बात से अनजान थे कि मैं फरहान से बात कर रही हूँ। मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दी। मैं नहीं जानती थी कि निकाह फिक्स होने के बाद मंगेतर ऐसी बातें करते हैं। मैंने सोचा था बस हाल-चाल ही पूछेगा, लेकिन फरहान ने तो पहले ही कॉल पर मेरे होश उड़ा के रख दिए थे। नींद तो खैर मुझे भी रात भर नहीं आई थी। उसके बाद कुछ ऐसी ही थी। 6 महीने बाद हमारी शादी तय हुई थी और मैं नहीं चाहती थी इन 6 महीने में मैं फरहान की इस टाइप की बातें और सुनूं, क्योंकि मैं अपने घर की औरतों से यही सुना था कि शादी से पहले अगर मंगेतर आपस में बातचीत करना शुरू कर दे तो रिश्ते की लज़्ज़त ख़त्म हो जाते हैं। शादी से पहले मंगेतर अगर मिलना मिलाना शुरू कर दे तो ये रिश्ते लिमिट क्रॉस कर जाते हैं और शादी से पहले ही उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं और ऐसे रिश्ते ज़्यादा परवान नहीं चढ़ते। शादी से पहले ये रिश्ते टूट जाते हैं और मैं भी नहीं चाहती थी कि मैं शादी से पहले फरहान से बातें करूं और उसे मेल मिलाप बढ़ाऊं। अभी वह सिर्फ फ़ोन पर बात कर रहा है, कल को वो मुझसे मिलने के लिए भी कहेगा। और जब लड़का लड़की आपस में मिलते हैं और जब उनका रिश्ता भी निकाह होने वाला हो तो वह सब कुछ हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, जो कि एक गुनाह है और ये हमारी परवरिश इजाज़त भी नहीं देती ये सब करने का। मैं अभी यही बैठी सब सोच रही थी कि फरहान अभी मेरे लिए बिल्कुल अनजान है। अभी हमारा रिश्ता तय हुआ है, कुछ दिन ही हुआ है, उसके बावजूद भी वह मुझसे ऐसी बातें करता है जो मुझे सही नहीं लगती। अगली रात उसका फिर से फ़ोन आ गया था। मैं सोच चुकी थी कि इस बार उसे साफ मना कर दूंगी कि निकाह से पहले हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, हमारे यहाँ ये सब अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन वह मेरी बात सुनता ही कब था। मेरी इस बात को भी उसने यूँ नज़रअंदाज किया कि जैसे इस बात की उसके नज़दीक कोई अहमियत ही नहीं थी। वो तो अपनी बेताबियाँ बेचैनियाँ बयान करता रहा। उसकी बातें ऐसी होती कि मेरे कानों से धुआं निकल जाता था। एक बार मैंने फरहान से कह दिया कि मुझे ऐसी बातें मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। वह कहने लगा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मंगेतर आपस में कैसी बातें करते हैं? क्या आपस में सियासत पर बात करते हैं या फिर दो का पहाड़ा याद करते हैं? फ़ोन पर मंगेतर ऐसी ही बातें करते हैं, नींद उड़ा देने वाली, चैन चुरा लेने वाली। मैंने कहा, फरहान आप मुझसे ऐसे शब्दों में बात मत किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। वह कहने लगा, अच्छा नहीं लगता, चलो जान, ना कहूँ तो स्वीट हार्ट कह दिया करूँगा। मैं तो उसकी इस तरह की बातों से परेशान सी होने लगी थी। मैं तो अब फरहान से बात ना करने के बहाने ढूंढ रही थी। मैंने कह दिया कि मेरी माँ ने मुझे आपसे बात करते हुए देख लिया है और वो मुझे डांट रही थी कि मैं आपसे बात ना करूं, क्योंकि हमारे यहाँ यह बुरा समझा जाता है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता, अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं तुम्हारी माँ से साफ कह दूंगा कि मेरी निखत से बात करवाओ, वरना मैं खुद उसे मिलने घर आ जाऊँगा। यार तुम नहीं जानती मैं कैसे एक एक दिन गिन गिन कर गुजार रहा हूँ, और अब तुमसे बात भी ना करो, इतना जुल्म तो मत करो मुझ मासूम पर। पूरी रात बेचैनी से तड़पते हुए गुजार देता हूँ, ख्वाबों ख्यालों में तुम्हें बाहों में भरकर चूमता हूँ। उसकी इस तरह की बातें मुझे परेशान करती थी, लेकिन जैसे तैसे समय गुजरने लगा। फरहान की डिमांड अब बढ़ने लगी थी। कभी कहता मुझे वीडियो कॉल पर बात करो, कभी कहता घर में कोई बहाना बनाकर मुझसे किसी रेस्टोरेंट में मिलने आ जाओ। एक बार तो फरहान की बात ने मुझे बुरी तरह से हिला कर रख दिया था। कहने लगा, तुम्हारे लिए मैंने बहुत ही खूबसूरत सी नेट की नाइटी खरीदी है, शादी की पहली रात तुम उसे पहनकर बड़ी आफत लगोगी। उसकी इस बात ने मेरे दिल की धड़कनों को बेताब किया था। मैंने कहा, फरहान हर एक चीज़ की हद होती है, आपके अंदर ज़रा भी तमीज़ नहीं है। हमारा अभी रास्ता हुआ है, निकाह नहीं हुआ है, आपकी बीवी नहीं हूँ। आपको मुझसे बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मंगेतर का रिश्ता कोई इतना गहरा रिश्ता नहीं होता। और फिर ऊपर से आप इस टाइप की बात करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपके अंदर संस्कार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कम से कम खुदा से तो डरिए। ये कहते हुए मेरे शब्द थोड़े तेज़ हो गए थे।
फरहान को भी गुस्सा आ गया। कहने लगा कि ये कैसे शब्दों में बात कर रही हो तुम मुझसे। ऐसी भी कौन बेशर्मी और बदतमीज़ी कर दी मैंने तुम्हारे साथ कि तुम मेरी परवरिश पर ही उँगली उठा रही हो। मैंने फ़ोन ही गुस्से में बंद कर दिया। मैंने अब फरहान का फ़ोन उठाना ही छोड़ दिया था। 15 दिन हुए थे कि मैं फरहान की कोई कॉल भी रिसीव नहीं की थी। ठीक 1 महीने बाद मेरी सास आ गई। कहने लगी हमें शादी जल्दी चाहिए। मेरी माँ कहने लगी पर 6 महीने की बात तय हुई थी, हमारी तो अभी तैयारी भी पूरी नहीं हुई है। वह कहने लगी बस कुछ समस्या ऐसी पैदा हो गई कि हमें शादी 1 महीने के अंदर अंदर चाहिए। ये सुनकर मेरी माँ परेशान हुई थी। अब्बू भी कहने लगे आखिर ऐसी भी क्या समस्या आ गई, लेकिन वह ये बात बताना नहीं चाह रही थी। लेकिन मुझे समझते देर नहीं लगी थी कि ये सब फरहान ने कहा है, उसे ज़िद हो गई है और वह अपनी ज़िद में जल्दी शादी करना चाहता है। मेरी सास कहने लगी कुछ घरेलू मसले हैं, बस आप हमें जल्द से जल्द शादी का समय दे दें। मेरी माँ ने जब सबसे सलाह-मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि शादी तो हमें करनी ही है। अगर वो लोग खुद से इतनी चाहत दिखा रहे हैं और उनकी कुछ समस्याएँ हैं, तो शादी जल्दी ही कर लें। मेरे अब्बू ने भी इस बात पर हामी भर ली थी। उसके बाद फरहान की मुझे कोई कॉल नहीं आई थी। 1 महीने का समय भी बड़ी तेज़ी से गुज़रा था और मेरी शादी का दिन भी आ पहुंचा था। लेकिन जब मैं फरहान को गाड़ी में बैठे देखी तो उसका मूड बहुत ख़राब था। मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे हुआ क्या है। जैसे ही विदा होकर मैं अपनी ससुराल पहुंची, मुझे फरहान के कमरे में बिठाया गया। मेरे दिल की धड़कन बेहद तेज़ थी कि पहले फरहान जिस बेताबी से मुझे फ़ोन पर बात करता था, ज़ाहिर है आज भी उसकी बेताबियाँ अपनी चरम सीमा पर होनी थी। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, कमरे का दरवाज़ा बंद करके लॉक किया। इस तरह मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में दबोचा हो, लेकिन वह मेरे पास नहीं आया। उसने मेरी तरफ निगाह भी नहीं उठाई थी। आज की सारी तैयारी मैंने उसी के लिए तो की थी। वो सीधा अलमारी के पास गया, अपने कपड़े निकाल कर वॉशरूम चला गया। जब वापस आया तो सादा से कपड़े में था। उसके बाद मुझे देखा भी नहीं। वह कमरे से लगी बालकनी में चला गया। उसके बाद वह कमरे में नहीं आया था। लगातार 2 घंटे मैं उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन मैं थक चुकी थी। इसीलिए खुद ही बालकनी में चली गई। वह वहाँ बैठा सिगरेट पी रहा था। चेहरे पर बड़े गुस्से वाले हाव-भाव थे। मैंने कहा, "फरहान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?" उसने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा था। कहने लगा, "तुम्हें इस बात से क्या मतलब है?" बड़ा रूखा-सा अंदाज़ था। मैंने कहा कि मैं बैठे-बैठे थक चुकी हूँ। मेरी बात सुनकर कहने लगा, "तो मैंने तुम्हें कब कहा कि बैठी बैठी रहो? अरे भाई जाओ, कपड़े बदलो, जाकर सो जाओ।" ये बात सुनकर मेरा दिमाग पूरी तरह से चकराया था। मुझे गुस्सा भी आने लगा था। अब मैं इतनी भी बेशर्म ना थी कि अपने मुँह से ये कहती कि मैं तो तुम्हारे लिए तैयार होकर बैठी हूँ। इस वक़्त तुम्हारी पत्नी हूँ और आज की रात हमारी सुहाग रात है। शादी से पहले तो बड़ी बेताबियाँ दिखाते थे और अब लेकिन मैं कह नहीं पाई। हाँ, लेकिन ये ज़रूर था कि आज मेरी ख़्वाहिश थी कि वो मेरी तारीफ़ करता, अपनी मोहब्बत का इज़हार करता। मैं वापस कमरे में आई, अलमारी से अपना सादा-सा ड्रेस निकाला और बदल कर लेट गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। 1 घंटे बाद फरहान वापस आया था। मेरे बराबर लेटकर उसने लैंप ऑफ कर दिया और मुझे अपनी तरफ खींचकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन मुझे एक शब्द भी नहीं बोला था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा था। सुबह मैं जल्द ही उठ गई थी। नहा-धोकर मैंने अच्छी-सी साड़ी पहनी, मेकअप करके तैयार हो गई थी। मुझे लगा अब तो मेरी तारीफ़ ज़रूर करेगा, लेकिन फरहान उठते ही नहाने चला गया। तैयार होकर सीधा कमरे से बाहर चला गया। अब तक उसने मुझसे बात नहीं की थी। बात करना तो दूर, उसने मेरी तरफ निगाह भी उठाकर नहीं देखा था। मैं जब कमरे से बाहर आई तो मेरी सास और ननद नाश्ता लगा रही थी। मेरी सास मुझे देखकर मेरे पास आ गई और मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछने लगी। मेरी ननद मेरे कान में कहने लगी, "बहुत प्यारी लग रही हो।" मैं बेदिली से मुस्कुराकर थैंक्स कहकर बात टाल दी थी। जिसके मुँह से मैं तारीफ़ सुनना चाहती थी, उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। सबके साथ वह हँस-हँस कर बातें कर रहा था। मैं बिल्कुल उसके बराबर में बैठी थी, लेकिन वह मुझसे यूँ बेपरवाह था जैसे मैं हूँ ही नहीं। फरहान की भाभी नाश्ते के बीच हँसी-मज़ाक करती रही, मुझे नाश्ते का पूछती रही। अच्छी आदत की मालिक थी, फरहान का व्यवहार उसके साथ अच्छा था। सिवाय मेरे, हमारी शादी को 1 हफ़्ता गुज़र चुके थे। उसने मुझसे बात तक नहीं की थी, तारीफ़ तो बहुत दूर की बात थी। जैसे ही कमरे में आता, बिना मुझे देखे बालकनी में चला जाता और रात देर तक सिगरेट पीता रहता और जब आधी रात बीत जाती तो आकर सो जाता और मेरे करीब बस एक बार ही आया था, शादी की पहली रात। उसके बाद तो मैं उसके लिए जैसे थी ही नहीं। एक रात जब वह कमरे में आया तो मैं उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, "फरहान, आपको क्या हुआ है? मुझसे बात क्यों नहीं करते?" मेरे आँखों में आंसू झिलमिला रहे थे। कहने लगा, "अभी ये नहीं मालूम कि तमीज़ से बात कैसे की जाती है, अपनी हदों में कैसे रहा जाता है और तुम्हें तो ऐसे ही मर्द अच्छे लगते हैं जो अपने लिमिट में रहकर बात करते हैं। तमीज़ में रहे तो मैं वही तमीज़ और लिमिट सीख रहा हूँ।" ये कहकर उसने बड़ी बेदर्दी से मुझे पीछे किया और बालकनी में चला गया। मैं तो उसे देखकर हक्का-बक्का रह गई थी। फ़ोन पर मेरी की जाने वाली बात का कितना गलत मतलब निकाला था फरहान।
मैंने अपने बहते आंसू पोंछे और बालकनी में चली गई। वही 2 सीटें सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई, लेकिन उसके माथे के बल अभी भी वैसे ही थे। मुझे नहीं पता मेरी बात पर फरहान इस तरह से भी रिएक्शन दिखा सकता था। हालांकि मैं गलत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने माफ़ी में पहल की थी। मैंने कहा, फरहान, आई एम सॉरी, मुझे आपसे यूँ बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं अब इस बात को लेकर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती थी। लेकिन फरहान को ना तो मेरे आंसू नज़र आ रहे थे और ना ही मेरी माफ़ी स्वीकार थी। जब उसने कोई भी जवाब नहीं दिया तो मैं उसके कंधे पर सर रख दिया ढीठ बनकर। खुद ही उसके करीब हो गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी मर्द अगर बात अपने आप पर ले जाए तो औरत की ज़रा-सी बात पर उसे इतनी कड़ी सज़ा भी दे सकता है। मैं अपनी जगह सही थी, लेकिन फिर भी माफ़ी माँग चुकी थी। मेरे यूँ कंधे पर सर रखने पर फरहान ने बुरी तरह से मुझे पीछे ढकेला था। कहने लगा, तुम्हें ज़रा भी तमीज़ नहीं है? हम बाहर बालकनी में बैठे हैं और सामने का सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है और तुम यूँ बेशर्मों की तरह मेरे करीब हो रही हो। वैसे तो तुम बहुत ही शर्मो-हया की बातें करती हो, तो तुम्हें भी इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। हाँ, अगर ऐसी बातें मैं करता तो बात समझ आती थी, क्योंकि मैं बेशर्म और असंस्कारी जो ठहरा। मैं अब सिसकियों से रोने लगी थी। मैंने कहा, बस भी करिए फरहान, बात को ख़त्म कीजिए। कहने लगा, ख़त्म ही तो कर दी है निखत, जाओ जाकर आराम करो। मैंने कहा, आपने मुँह दिखाई तक नहीं दी है। मैं कैसी लगती हूँ कभी बताया भी नहीं। आपके लिए सजती हूँ, संवरती हूँ, आप एक नज़र देखते तक नहीं हैं। वह कहने लगा, मेरी तारीफ़ थर्ड क्लास टाइप की होती है, इसीलिए रहने ही दो तो ज़्यादा अच्छा है। मंगनी का जो टाइम पीरियड होता है उसका एक अपना ही मज़ा होता है और मैं उसे दिल से एंजॉय करना चाहता था। लेकिन तुम मुझे नहीं पता कि मैं बेगैरत और घटिया टाइप का इंसान हूँ। ये तो तुमने मुझे एहसास दिलाया। ऐसी बातें घटिया और थर्ड क्लास लोग करते हैं, इसीलिए तुमसे तो अब ट्यूशन लेना पड़ेगा कि बाअदब और संस्कारी लोग कैसे बात करते हैं। ये कहकर वो उठकर कमरे में चला गया और मैं हक्का-बक्का उसे देखने लगी और ये सोचने लगी कि मेरा दोष क्या था? मैं गलत ही थी या फरहान गलत था? लेकिन जो कुछ भी था, मुझे फरहान की ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बातों-बातों में मुझे मालूम हुआ कि मेरी बड़ी जेठानी शादी से पहले मेरे जेठ के साथ बातें करती थी। दोनों रिश्ता तय होने के बाद में ही कई बार रेस्टोरेंट में भी खाना खा चुके थे, मुलाकातें भी हो चुकी थी। अक्सर मेरे जेठ और जेठानी अपनी इन्हीं बातों को याद करके एक-दूसरे को ताना भी दिया करते थे। मेरी जेठानी कहती कि पहले तो बड़ा कहते थे कि शादी के बाद यहाँ लेकर जाऊँगा और अब तो तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। मेरी जेठानी कहती कि मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुम्हारे साथ शादी करके। माँगने के बाद तुमने मुझे बहुत सपने दिखाए थे, कैसे मीठी-मीठी बातें किया करते थे और अब मेरे जेठ कहते हैं कि तुम भी तो पहले की तरह नहीं रही हो। वैसे भी मंगनी का नया-नया खुमार होता है, इसीलिए मैं तुमसे बहुत सारी बातें करता था। मैं समझ गई थी कि फरहान भी अपने भैया-भाभी की यही बातें देख कर काफ़ी इंस्पायर हुआ था, इसीलिए ऐसे ही बातें वो मुझे भी करने लगा था, जो मेरे लिए ठीक नहीं थी। लेकिन अब शादी के बाद उनकी बहुत अहमियत थी और औरत का हक है कि उसका पति उसकी तारीफ़ करे, मोहब्बत से बात करे। लेकिन फरहान मुझे उस जुर्म की सज़ा दे रहा था जो मैंने किया ही नहीं था। मैं अपनी जगह सही थी। एक बार मैं अपनी जेठानी के साथ बाज़ार चली गई। अभी मैं मॉल में शॉपिंग कर रही थी जब मेरी नज़र फरहान पर पड़ी। वह किसी लड़की के साथ हँस-हँस कर बातें कर रहा था। काफ़ी एडवांस टाइप की लड़की थी। फरहान के हाथ पर हाथ मारकर यूँ हँस रही थी जैसे कि बड़े आपस में अच्छे फ्रेंड्स हो। जब मैंने देखा तो मेरा दिल तो जैसे धड़कना भूल गया था। जेठानी भी ये देखकर कहने लगी, ये तो होना ही था। मैंने अपनी जेठानी को हैरत से देखा। मैंने कहा, क्या मतलब है भाभी आपका? कहने लगी कि देखो भाई, मंगनी के बाद तुमने फरहान को बिल्कुल भी घास नहीं डाली। वो तुमसे फ़ोन पर बात करना चाहता था, तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हारे साथ वक़्त गुज़ारना चाहता था, लेकिन तुमने उसे बेइज़्ज़त करके रख दिया। देखो, पति होने के बाद मर्द की दिलचस्पी औरत से बिल्कुल हट जाती है। मंगनी के बाद का जो वक्त होता है, अगर लड़की उसे अपने मंगेतर को एंजॉय ना करवाए तो वह दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी रखने लगता है। जब फरहान को देख लो, मंगनी पर मरता था तुम पर, लेकिन तुमसे उसे बेइज्जत करके रख दिया। अब देख लो उसका अंजाम क्या हो रहा है। तुम्हारी तरफ से उसका दिल ख़राब हो चुका है। अपने जेठानी की बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी और ये सोचने लगी कि अब मुझे मंगनी जैसे एक नाजुक से रिश्ते में बेहाई करनी चाहिए थी। क्या फरहान की सारी डिमांड मैं पूरी कर देती? अगर वह मुझे मिलने के लिए होटल बुलाता तो क्या होटल भी चली जाती और शादी से पहले ही वह सब कुछ कर लेती जो शादी के बाद किया जाता है? क्या तब मेरी जगह फरहान के दिल में बढ़ जाती? मुझे तो हमेशा मेरे घर वालों ने सही गलत के बारे में समझाया था, हमेशा अदब से और पर्दे में रहने के लिए कहा था और हमें गुनाह से बचाया था। तो फिर मैं ये सब कैसे कर सकती थी? मैं रोती ही वहाँ से घर चली आई थी। मैं सोच चुकी थी कि आज फरहान से फाइनल बात करूँगी। जब वो घर आया तो बहुत खुश था। मैंने कहा कि किसके साथ घूम रहे थे? मेरी बात पर वो कुछ हैरान हुआ, फिर हंसने लगा। कहने लगा, यूनिवर्सिटी की एक लड़की मिल गई थी, बस उसी से थोड़ी देर एंजॉय कर लिया। अब हम जैसे बदतमीज़ तो ऐसे ही होते हैं, तुम्हारी तरह समझदार नहीं
हूँ इसीलिए, वरना अपनी क्लास फ्रेंड से बात ही नहीं करता। मैंने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा हो जाना चाहिए। मैं भी यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ पढ़ती रही हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप की ये गलती थी कि उन्होंने मुझे हमारी ऐसी परवरिश की और शर्म हया सिखाकर कहीं भी भेजा था। मैंने किसी भी लड़के से बेफुज़ील बात नहीं की, क्योंकि मुझे यही सिखाया गया था, हमेशा अपनी इज़्ज़त की सुरक्षा करना, अपनी हद कभी पार मत करना। लड़की की इज़्ज़त काँच की तरह नाज़ुक होती है, एक बार टूट जाए तो उसकी चुभन ज़िंदगी भर रहती है। लेकिन शायद वह गलत है, मैं भी गलत थी जो आज तक अपनी नज़रों की हिफाज़त करती रही, खुद को छिपा के रखती रही, सिर्फ़ इसलिए कि मैं ये समझती थी कि मेरी हर चीज़ पर मेरे पति का हक़ है। लेकिन मैं गलत थी। ठीक तो आप हैं फरहान, जो लाइफ़ को एन्जॉय करना जानते हैं। आप स्कूल लाइफ़ को, कॉलेज लाइफ़ को, यूनिवर्सिटी लाइफ़ को, यहाँ तक कि रिश्ता तय होने के बाद की लाइफ़ को भी, जो मैंने आपकी ख़राब कर दी। मुझे भी यही करना चाहिए था। यूनिवर्सिटी में लड़कों से हँस-हँस कर बातें करनी चाहिए थी। अपने आप को छिपाने की बजाय दिखाना चाहिए था। अगर ऐसा करती तो आज मेरे भी बहुत सारे लड़के दोस्त बन जाते। जो कभी मुझे किसी मॉल में मिल जाते तो मैं एन्जॉय कर लेती और मुझे उनसे हर किस्म की बात करने की आदत होती। तो शायद मैं आज ऐसी नहीं होती, आपकी हर बात का हँसकर जवाब देती, कहने से पहले ही अपने शर्म ताक पर रख के आपके साथ फ़िज़िकल रिलेशन बना लेती। काश मैं अपनी सभ्यता और संस्कार को अहमियत ना दी होती, समाज को देखा होता, उसे अहमियत दी होती, बिल्कुल आपकी तरह। ये कहकर मैं अपनी जगह पर जाकर लेट गई और अपनी साइड का लैंप ऑफ कर दिया। लेकिन फरहान की साइड का लैंप जल रहा था। वह बेड के क्राउन से टेक लगाकर ना जाने क्या सोच रहा था, लेकिन मुझे नींद आने लगी थी। कुछ ही देर में मैं सो चुकी थी। अगले दिन फरहान के कुछ यूनिवर्सिटी के दोस्त घर पर मिलने के लिए आ गए। मैंने जब ये देखा तो एक अच्छी सी फैंसी साड़ी निकाली और खूब मेकअप किया, अपने लंबे घने बाल भी खुले छोड़ दिए। साड़ी नेट की थी और ब्लाउज़ भी स्लीवलेस ही पहना था। खुद को छिपाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। हालाँकि मैं जानती थी कि ये बेहयाई है, गुनाह है, लेकिन मेरी नीयत बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मैं सिर्फ़ फरहान को ये एहसास दिलाना चाहती थी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं बड़े फ्रेंडली अंदाज़ में ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। हेलो एवरीवन कहकर मैंने फरहान के साथ उसके तमाम क्लास फ्रेंड्स को अपनी तरफ ध्यान खींचा था। अपनी खूबसूरती से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ थी। वह तो सब मुझे देखकर ही कुछ देर के लिए आँखें झपकाना भूल गए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जान फरहान की निकली थी। मैं बड़ी अदा से चलते हुए फरहान के बराबर में आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाएँगे अपने दोस्तों से? फरहान को शायद मुझसे ऐसे बोल्ड रवैये की उम्मीद नहीं थी। वह तो ठीक से हैरान भी नहीं हो पाया था जब मैंने कहा, चलिए कोई बात नहीं, मैं खुद अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैंने उसकी दोस्त की तरफ अपना हाथ बढ़ाया था। मैंने कहा, मैं फरहान की वाइफ़ हूँ। मेरा ये अंदाज़ फरहान के दोस्तों को भी हैरान कर गया था। उन्होंने भी मुझे हाथ मिलाना शुरू कर दिया और मेरी तारीफ़ भी शुरू कर दी। फरहान का चेहरा ये सब देखकर गुस्से से लाल हुआ था और उसका ये चेहरा देखकर मेरे दिल में ठंडक सी उतर गई थी। उसे समझाने के लिए मेरे पास बस यही एक रास्ता बचा था। इतनी देर में घर की नौकरानी चाय लेकर आ गई। मैं चाय भी एक-एक को दे दी थी। हँस-हँस कर उनसे बातें भी कर रही थी। फरहान बिल्कुल खामोश था, मुझे गज़बनाक नज़रों से घूर रहा था। कुछ ही देर में उसके दोस्त भी मेरी तारीफ़ करते हुए जा चुके थे। जैसे ही वो ड्राइंग रूम से बाहर निकले, फरहान ने बड़ी ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए कमरे में ले गया। मैं जानती थी कि उसे गुस्सा किस बात पर आ रहा है। कमरे का दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से बंद किया और मुझे बेड पर ज़ोर से फेंका। कहने लगा, ये क्या बदतमीज़ी थी जो तुमने की है? तुम्हें क्या ज़रूरत थी उनके सामने यूँ इस तरह के कपड़े पहन के जाने की और इतना ज़्यादा फ्री होने की? एक से बढ़कर एक बदतमीज़ टाइप के लोग हैं। वह खबरदार जो आगे से उनके सामने यूँ तैयार होकर गई तो। मैं बेड से खड़ी होकर उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, क्यों? क्यों ना उनके सामने तैयार होकर जाऊँ? मुझे भी तो मेरी लाइफ़ एन्जॉय करनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे। काफ़ी दिन से तारीफ़ सुनने को नहीं मिली थी। आज तुम्हारे दोस्तों ने मेरी बहुत तारीफ़ की है। ये सुनना था कि फरहान का गुस्से के मारे बुरा हाल था। मुझे दोनों बाजू से पकड़कर उसने बुरी तरह से मुझे झिंझोड़ कर रख दिया था। मेरी पत्नी हो तुम, मेरी इज़्ज़त हो। अगर दोबारा उन्होंने तुम्हें नज़र भर के भी देखा तो जान ले लूँगा उनकी। बहुत शौक है तुम्हें तैयार होने का तो मेरे लिए हुआ करो। समझी? खबरदार जो किसी गैर के सामने यूँ तैयार होकर गई। मैंने कहा, आपके लिए? आपके लिए क्यों फरहान? आपके नज़दीक मुझसे ज़्यादा आपकी क्लास फ्रेंड अहमियत रखती है। मैं नहीं। मेरी बात सुनकर वह कुछ शर्मिंदा सा हुआ था। कहने लगा, बस मुझे तुम्हारी बात बुरी लग गई थी। वह कहने लगा, आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज़ मुझे तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी लगती हो और ऐसे ही रहा करो। मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई है। लेकिन बस भाई भाभी को मैंने उनकी मंगनी के समय ऐसे ही फ़ोन पर बात करते हुए रेस्टोरेंट में मिलते हुए देखा था। इसीलिए मुझे भी ऐसा ही शौक़ होने लगा था कि जब मेरी मंगनी होगी तो मैं भी ऐसा ही करूँगा।
लेकिन तुमने बात यहीं तक पहुँची थी कि बाहर से लड़ने झगड़ने की आवाज़ आने लगी। मेरी जेठानी के वही ताने शुरू हो चुके थे कि शादी से पहले तो तुम बहुत मोहब्बत जताते थे, अब वो तुम्हारी मोहब्बत कहाँ चली गई? पहले जितना बेचैन रहते थे, अब उतना मेरे लिए बेचैन क्यों नहीं रहते? मेरे जेठ कह रहे थे कि वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। शादी के बाद मर्द के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। 2 बच्चे हैं हमारे, शादी को 5 साल गुजर चुके हैं। मैं तुम्हारी ये चोचले बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी जेठानी कहने लगी, तुमने भी तो शादी के बाद मुझे वह मोहब्बत ही नहीं की जो शादी तय होने के बाद किया करते थे। वह कहने लगी, शादी से पहले सब कर चुका था, इसलिए शादी के बाद तुम्हारे अंदर मुझे कुछ नया नज़र नहीं आया। सब कुछ तो शादी से पहले ही हो चुका था। अब ये फिजूल के बहस छोड़ो, समझ आई। लेकिन मेरी जेठानी तो लड़ाई झगड़ा किए जा रही थी और मैं अपने कमरे में उन दोनों की आने वाली आवाज़ सुनकर फरहान को देखे जा रही थी, जो शर्मिंदा शर्मिंदा सा मेरे सामने खड़ा था। कहने लगा, तुम बिल्कुल ठीक थी, कुछ चीज़ अपने समय पर ही अच्छी लगती है। अगर हम भी शादी से पहले एक दूसरे को हद से ज़्यादा जान लेते, हद से ज़्यादा करीब हो जाते, तो शायद अब हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता। खुदा ने रिश्तों में पवित्रता रखी है और वह रहनी चाहिए, तो अच्छी बात है। फरहान ने मुझे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए मेरी तारीफ़ की थी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली है, किसी कमल के फूल की तरह, जिसके चारों तरफ भले ही गंदगी फैली हो, लेकिन वह खुद को गंदगी नहीं लगने देती। फरहान की बाहों में समाते हुए मेरे दिल में सुकून उतर गया था। सही समय पर मैंने सही फैसला किया था और इसके बदले मुझे आज एक सुकून और प्यार भरी ज़िंदगी मिल रही थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि इस कहानी का आनंद वो भी उठा सके और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।